नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। चुनाव जम्मू कश्मीर में हो और पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सही मायने में तो कश्मीर का चुनाव ही पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसकी माकूल वजह भी है। दशकों से पाकिस्तान यहाँ पर खून की होली खेलता रहा। जम्मू कश्मीर के निजामों ने उसकी आतंकी सोच को पनपने का पूरा मौका दिया, लेकिन मोदी सरकार ने जब से पाकिस्तान को घर में घुसकर धोया, तब से वो बौखलाया हुआ है। लेकिन छिटपुट घटनाओं को छोड़कर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान देख पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे हैं। रह रहकर अमित शाह की चुनौतियां उसे अलग से परेशान कर रही हैं। एक बार फिर से अमित शाह ने दो टूक चेतावनी दे दी और ये कह दिया कि आज पाकिस्तान गोलीबारी भी करने से डरता है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि अगर वो गोली चलाएगा तो नरेंद्र मोदी गोले से जवाब दे देंगे। अमित शाह मेडर में आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त बता दिया। ये कहा कि 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आया, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार है, जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाली सरकार की दरकार है। शाह के पाकिस्तान वाले बयान से जन्नत में सियासी उठापटक तेज है। फारूक अब्दुल्ला खुद सामने आए और ये कह दिया कि जब भी कुछ होता है तब बीजेपी वाले पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि बीजेपी खुद पाकिस्तानी है। अब सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में आखिर पाकिस्तान का नाम किसे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा? आखिर क्यों पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तमाम बीजेपी के नेता विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तान का जिक्र सियासी रणनीति का हिस्सा है, या फिर नया जम्मू कश्मीर ना तो पाकिस्तान को रास आ रहा है, ना ही विपक्षी दलों को भी? आज इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे दहाड़ की चर्चा में, लेकिन उससे पहले सुनिए कैसे जम्मू कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान का नाम खूब लिया जा रहा है। 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग है, याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं। गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है? हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। देखिए, जहां एक और जम्मू कश्मीर में उत्साह दिखता है चुनाव को लेकर, वहीं उदासीनता दिखती है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री बयान देते हैं कांग्रेस के हक में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। ये तालमेल, ये गठजोड़, ये सीमा पार का, ये सोच एक जैसी, इरादे एक जैसे, कांग्रेस के और पाकिस्तान के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पाकिस्तान के, ये अपने आप में दिखाते हैं कि इन दोनों की बोली एक जैसी कैसे है। तो आइए आज दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द रहेगी आज चर्चा। पहला सवाल ये कि जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान से किसे सियासी फायदा मिलेगा? क्या चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र सियासी हथकंडा है? क्या जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव से पाकिस्तान परेशान है? जम्मू और कश्मीर पर मोदी और शाह की नीतियां आखिर कितनी कारगर हैं? और क्या आतंकवाद के खिलाफ शाह की बड़ी प्लानिंग है? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता नम्रता शर्मा आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगी। पीडीपी के प्रवक्ता सोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश तलाशी साहब हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता। सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में इस वक्त मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उमेश तलाशी जी, आप ही के पास आ जाती हूँ, क्योंकि जाहिर है कि आज एक बयान आया फारूक अब्दुल्ला का और ये कहते हैं कि इतना ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान करके हुए मोदी चिल्लाते हैं, हमें तो लगता है कि वो खुद ही पाकिस्तानी है। मतलब एक ऐसा नेता जिसकी नीतियों में पाकिस्तान छटपटा रहा है, एक ऐसा नेता जिसकी नीतियों में आज पाकिस्तान में शांतिपूर्ण चुनाव बम्पर वोटिंग के साथ हो रहा है, एक ऐसा नेता जो ये कहता है कि गोली और बोली साथ नहीं चल सकती है और लोगों को हिमायत पाकिस्तान के साथ बातचीत की नहीं करनी चाहिए। वो नेता
फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तानी नजर आता है? अगर आपकी तारीफों के पुल बांधना आप बंद कर दिए तो आप मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। आप मेरी बात गौर से सुनिए सर। मेरे को प्रीफिक्स और सफिक्स की अगर आपने तारीफों के मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। प्रीफिक्स और सफिक्स मत लगाइए, उसकी जरूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं। मुझे रिप्रेजेंट आप नहीं कर रहे उमेश साहब। सवाल का जवाब दीजिए सीधे सीधे, और समय मत जाया कीजिएगा अननेसेसरी। बिल्कुल जवाब के साथ, सवाल पूछा, मैं जवाब के साथ, बिल्कुल। बीजेपी की राजनीति पाकिस्तान से शुरू होती है और पाकिस्तान में ही खत्म होती है। अब ये किस तरह की फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है उसके नताइज देख के अब पाकिस्तान को कैसे याद आ गया, किस तरीके से बीजेपी को बेनिफिट करना है, इसमें ये छुपी हुई बात नहीं है। देखिए, हमने शुरू से कहा, हम आज भी कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान अपने मुल्क पे फोकस करे, ना कि जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब उस चीज़ से किसको फ़ायदा होगा ये जग जाहिर है। पाकिस्तान की स्टेटमेंट से किसको फ़ायदा हो रहा है ये तो एक बच्चा भी, आप जम्मू कश्मीर के किसी बच्चे से भी पूछेंगे वो भी समझ जाएगा कि किसको फ़ायदा है पाकिस्तान के स्टेटमेंट से। अच्छा, तो इस चीज़ का जवाब तो आपको उसी स्टेटमेंट से मिल जाएगा कि अगर पाकिस्तान चुनाव पे कोई बयान दे रहा है, इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी की जो सियासी जमीन है जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है। आप बीजेपी के कैंडिडेट्स देखिए, कश्मीर में कई जगह तो कैंडिडेट्स ही नहीं और कई जगह उनको उन इंडिपेंडेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है जिनको बखूबी आपके न्यूज चैनल्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस चीज का सियासी फायदा लेना ये तो बीजेपी का काम है, हमारा इस चीज में कोई काम नहीं है। ये बीजेपी को एक बेनिफिट मिल रहा है, बीजेपी अपना बेनिफिट ले रही है। अब उनको बिरयानी वाले दोस्त उनकी इस टाइम मदद कर रहे हैं, तो इसमें क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, आपके पास आते हुए, फायदा आपका है, सियासी फायदा। पाकिस्तान का आप लोग नाम नहीं लेंगे तो कैसे पोलराइजेशन करेंगे? जिस बात का जिक्र अभी किया नहीं उमेश साहब ने, मैं उसको सीधे शब्दों में रख देती हूँ। पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे तो जम्मू क्षेत्र में पोलराइजेशन कैसे करेंगे? क्या यही कोशिश है क्या बीजेपी की? पूर्णिमा जी, आप देखिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी का जो टेक है 370 और 35A को वापस कर लाने का, वही टेक हमारा है। और यही लोग, अधीर रंजन चौधरी इनके नेता थे विपक्ष के, लोकसभा में वो भी यही चिल्ला रहे थे, राज्यसभा में इनके जो लीडर थे वो भी यही चिल्ला रहे थे। तो कांग्रेस का टेक, अभी लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में लाना जरूरी है किसको, राहुल गांधी को और भारतीय जनता पार्टी को हटाना। एक बात ये है, मैं जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि डिबेट बहुत अच्छा आपने ओपन किया है, मैं जम्मू कश्मीर पे ही फोकस रहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में आप ये देखिए केवल 3 परिवारों का राज रहा हमेशा, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सईद और गांधी परिवार का, और किसी का टेक वहां पे नहीं होता था। आप ये देखिए कि वहां स्थिति ये थी कि जब ये लोग जाते थे, वहां आतंकवाद होता था तो जाके लंदन में छुट्टियां बिताते थे। अपने बच्चों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बार बार कोट कर चुका हूं, अपने बच्चों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और जाके क्या कहते हैं कार्नेगी मेलॉन में पढ़ाते हैं और जेपी मॉर्गन स्टैनली में नौकरी कराते हैं। क्या दिक्कत है? और यहाँ के बच्चों को कहते तो क्या दिक्कत है? अपने बच्चों को जिसको जहां पढ़ाना है ये आप थोड़ी तय करेंगे सर। पूर्णिमा जी, यही तो बात है कि अपने बच्चों को आप वहां जाके पढ़ाओगे। नहीं और तो ये तो वो तय करेंगे ना कि उनको अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। अब आप बच्चों को कहाँ पढ़ाना है? नहीं, आप उसको अनिरुद्ध जी सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने पहले भी क्योंकि इस बात का जिक्र किया था, मैं इसीलिए मैंने आपको रोका। मैं ये कह रही हूँ कि आपको फारूक अब्दुल्ला, इससे पहले क्या आप मुझे बोलिए ना कि फारूक अब्दुल्ला ने जब पहले ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं, बम गोला बारूद गिराएगा तो यहीं गिराएगा, आप उस बात का जिक्र करिए ना। पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आप इस बात का जिक्र करिए ना। आप वो बच्चे उनके कहां पढ़ते हैं उसको लेकर एक नैरेटिव मत सेट करिए ना सर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अपने बच्चों का भला वो करते हैं और वहां पे अगर आते हैं जम्मू कश्मीर में कहते हैं 500 रुपया लो, तुम जाके पत्थरबाजी करो, ये उन लोगों के माइंडसेट बन चुका था। पाकिस्तान परस्ती उनका माइंडसेट बन चुका। आप हमेशा देखिए यही लोग जब ये कहते, फारूक अब्दुल्ला जी कहते थे कि किसकी मां ने दूध पिलाया कि 370 35 भी हटा दिया जाए, यही महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर वहां पे कोई झंडा तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, यही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से डर के रहिए, परमाणु बम
उनके पास में है। तो इन लोगों को कौन कह सकता पाकिस्तान परस्त? तो यही लोग है ना, यही लोग तो कहते हैं बार बार पाकिस्तानियों से, सेपरेटिस्ट से बात करते रहिए, जो अलगाववादी उनसे बात करते हैं उनको बिरयानी खिलाते रहिए। ये केंद्र से पैसा लेते थे और यही काम करते थे। तो ये तो हो गया एक्सपोज इन लोगों का। जब और आप बताइए कि रक्षा मंत्री पाकिस्तान का वो आके कहता है कि टेक हमारा वही है जो कांग्रेस और एनसीपी का टेक है। ठीक है, ठीक है। सोहित शर्मा, आपके पास आते हुए, क्योंकि कश्मीर में समस्याएं, कश्मीर में अलगाववाद, कश्मीर में आतंकवाद, इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि मुझे महबूबा मुफ्ती का बयान थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप उसको डिकोड कर दीजिए। अब्दुल्ला साहब की शुक्रगुजार हैं वो, या अब्दुल्ला साहब को मानती है अब्दुल्ला परिवार को कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर उसकी वजह वही रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो देखिए सर बार बार आएगा, पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करने वालों का नाम भी और उनसे सवाल बार बार आएगा, क्योंकि पाकिस्तान फिलहाल चुप है, ये बहुत क्लियर है। जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज के शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए 10 साल के बाद, आपको इस बात की तारीफ तो करनी होगी ना कि बहुत अच्छे से चुनाव हुए, वहां पर बम्पर वोटिंग भी हुई। देखो बात ऐसी है पूर्णिमा जी, एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को बदनाम किया है उसको जम्मू कश्मीर की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। ये बात मैं साफ क्लियर करूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि लोग बाहर निकले हैं, वोटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है, तो उसका कारण भी है कि 10 साल से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हुई और इसको हमें देखना चाहिए। जो हालात, जैसे अमित शाह जी कह रहे थे कि 90 के दशक में कितनी गोलीकांड हुए, 370 हटने के बाद गोलीकांड देखने को नहीं मिला। मैं आपको बताता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से सबसे पहले डांगरी में हिंदू का नरसंहार हुआ, उसके बाद कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग शुरू हुई, फिर उसके बाद 8 परिवार कश्मीरी पंडित माइग्रेंट होकर जम्मू में आकर रहने लगे, फिर उसके बाद कठुआ में जिस तरह से मिलिटेंट अटैक शुरू हुए और पत्नी टॉप जाकर मिलिटेंट अटैक खत्म हुए हैं और ये मिलिटेंट अभी भी चल रहे हैं। तो इतनी सुरक्षा होने के बावजूद ये मिलिटेंट कहां से आ रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह बन गया है अब हमारे लिए भी। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो बार बार ये कहते हैं परिवारवाद, अरे 10 साल से आप लोगों के हाथ में है। जितना भ्रष्टाचार आप लोगों के दौरान हुआ है, इतना तो भ्रष्टाचार 70 सालों में होने को नहीं देखने को मिला। बात बताइए, सबसे पहला भ्रष्टाचार सोहित जी एक बात बताइए, आपका जवाब मैथिल साहब देना चाह रहे हैं, जिनके साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ और नौजवानों के साथ स्कैम हुए, स्कैम। एक बात बताइएगा सोहित साहब, आपने कहा कि इतना ज्यादा उत्साह बम्पर वोटिंग इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 10 साल से पहले, चलिए आपको ले चलती हूँ, 10 साल से पहले मुझे ये बताइए कि चुनावों का बॉयकॉट नहीं होता था क्या? आतंकी, हाँ मुझे बताइए। अरे बात तो सुनिए ना सर, बात तो सुनिए मेरी। इससे पहले क्या चुनावों के बॉयकॉट के लिए नहीं कहा जाता था? चुनावों में वोट डालने से पहले क्या वहां के लोगों को डर नहीं लगता था घर से निकलने से पहले? जरा उन ऑर्गेनाइजेशंस को याद करिए जो इस बार के चुनावी मैदान में है, जिन पर बैन क्यों लगा, जो ये कहती थी कि इलेक्शन का बॉयकॉट करो, जो ये कहती थी कि इलेक्शन का बॉयकॉट करो, आज वो लोकतंत्र के इस महापर्व में एक पार्टी के तौर पर चुनावी मैदान में है। तो आपको 10 साल बाद की तस्वीर आज दिख रही है क्योंकि इतने समय बाद चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इसलिए बम्पर वोटिंग है। अरे उससे पहले तो वोटिंग करने से पहले वहां के लोगों के हाथ कांपने लगते थे, घर से बाहर निकलने से पहले कह दिया जाता था बॉयकॉट करो इलेक्शन का। अब मैं बोल लूं, बात ऐसी है कि जिस तरह से आप बात रख रहे हैं, आप मुझे बताओ कि जो वोटिंग पहले होती रही है 2014 में जब 28 सीटें पीडीपी की आई, जब 2014 में पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनी, क्या उस समय वोटिंग नहीं हुई? क्या उस समय आप भूल गए? फिर 2002 में जब टीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत बनी, क्या उस समय बम्पर वोटिंग नहीं हुई? ये सिर्फ एक आईवाश है जो पूरे जम्मू कश्मीर को पूरे भारत में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, जल्दी से मैथिल साहब को लाती हूँ, साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद काज़मी जी के पास जाऊंगी, आती हूँ सब। मैथिल साहब आपके पास आती हूँ। ये जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान का नाम बार बार क्यों, क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं गोली और बोली साथ नहीं हो सकते, हम बातचीत नहीं कर रहे, भारत की क्लियर पॉलिसी है। फिर वहां पर चुनावी सभाओं में पाकिस्तान का नाम क्यों? पाकिस्तान का नाम ले लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस या पीडीपी पर हमला क्यों? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार। और देखिए, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले।
अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये जो एनसी के प्रवक्ता बैठे हैं या पीडीपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन लोगों को आप ध्यान से देखिए। ये पूर्णिमा जी वो लोग हैं जो लगातार 70 साल तक पाकिस्तान के जूते सर पे रखकर हिंदुस्तान को गालियां देते रहे। ये भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा जब जम्मू कश्मीर में पहुंचा तो उसकी लूट मचाते रहे। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला ना मैं। अरे अरे सुनो, अभी तो दर्द और होगा। तुम्हारे अब्बा जान की अभी पोल खोलने जा रहा हूं मैं। अरे तुम्हारे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दद्दा और चिचा है ना, अभी उनकी भी खाल उतारने वाले हैं भारत के लोग। चिंता मत करो। सुनो, अरे कहाँ इतना बौखला क्यों गए भैया? ये देखिए, अरे मैंने पाकिस्तान के जूते तुम लोग सर पे रख के इस देश को डसते रहे, क्या गलत कह दिया मैंने? एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान का जो लोग हमेशा हिमायत करते रहे, वो आज इन चुनावों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सुनिए पहले, ओ भैया सुनो, वो कन्वर्टेड, सुनो मेरी बात को, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को बदनाम किया है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। आप लोगों ने किया है बेड़ा गर्क। सोहित जी क्यों नागरिकता पाकिस्तान की है क्या तुम्हारे पास? ओ भैया, अब पाकिस्तानी नागरिक हो गया, बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हो क्या देश में? सोहित जी, आतंकवादियों के समर्थक। एक सेकंड मैथिल साहब, एक तो तमीज से बात कीजिए। एक मिनट एक तो मैथिल साहब इस तरीके के शब्दों से रिफ्रेन करिए। मैं क्या बोला बताइए मुझे? जब अलीम गलीम सलीम कह के हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर से पंडितों को काट के भगाया गया, तब ये लोग कहाँ थे जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं बैठकर? पूछिए ना इनसे, ये यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। जब अलीम गलीम सलीम कह के इस देश के एक हिस्से में से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब तुम्हारे मुंह में दही जमा रहा, पाकिस्तान की कठपुतली बन के बैठे रहे। क्या गलत कहा हमारे अमित शाह जी ने? एक गोली चलेगी तो 10 गोले मारेंगे। और जो पाकिस्तान तुम्हारा बाप है ना, वो डरता सिर्फ नरेंद्र मोदी से है। और सुनिए, पूर्णिमा जी आपने कहा था कि देखिए पाकिस्तान चुप है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 से पहले तक पाकिस्तान इसलिए परेशान करता था भारत को क्योंकि वहां पर आटा भी था और चाटा भी था। लेकिन 2014 के बाद से पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण आटा मांग रहा है। उस बेचारे के पास इतनी शक्ति नहीं बची कि वो अपने आतंकवादियों को, अपने देश के जो नागरिक है उनको फीड कर सके, तो वो जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को क्या फीड करेगा? दूसरी चीज, अभी एनसी के जो प्रवक्ता थे इनसे पहले बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी की राजनीति तो पाकिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान से खत्म होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ था, हमारे जो श्रद्धेय, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने अपना जो है ना, अपना बलिदान किया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 संविधान नहीं रह सकते। समझ में आया? तो हमारे तो खून में है भारत, हमारे रक्त में है बलिदान, और हमारे लिए प्रधानमंत्री खत्म हो चुके हैं। कोई बात होती है, सिस्टम खत्म हो चुके हैं। प्रधानमंत्री एक सेकंड में, जल्दी से 20 सेकंड में खत्म करें। आज जो कांप रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं ना, कारण क्या है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई, जम्मू कश्मीर में दंगा रुक गया, आतंकवाद रुक गया, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है, शांति भंग करने वालों के सर में गोली पड़ती है। उसके अलावा जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, उनको भारतीय सेना की औकात दिखा देती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो दलाल बैठे हुए थे कश्मीर में, उनकी दुकानें हम लोगों ने बंद कर दी। और इस देश में जो कहते थे ना कि 100 जन्म मिलेंगे नरेंद्र मोदी को 370-35 से हटाने के लिए, इसी जन्म में 35 जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिए। ठीक है, बस हो गए 20 सेकंड ना मैथिल साहब, बस हो गए 20 सेकंड। सोहित जी आपका टर्न आएगा तो प्लीज आप तब काउंटर रखिएगा। उमेश जी भी अपनी राय रखना चाह रहे हैं, मैं आप दोनों लोगों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सोहेल काजमी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बार बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हर एक पार्टी पाकिस्तान का नाम ले रही है, खास तौर पर बीजेपी ले रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बैठा हुआ यह पाकिस्तान कह रहा है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एजेंडे का 370-35 का समर्थन करते हैं। मतलब चुनाव हो रहा है कश्मीर में, नजरें गड़ाए बैठा है पाकिस्तान, और यहां की 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो हो सकता है साहब की चुनाव जीत भी जाए, यह कह रहा है पाकिस्तान कि हम उनके एजेंडे का समर्थन करते हैं। यह कितनी बड़ी बात है?
बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। आज तो पाकिस्तान टोटल फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन का जो पार्टिसिपेशन लोगों की देखी, और उसके बाद जो 10 साल का ग्राफ पिछली दो सरकारों ने दिया कि गोली और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी, उसी का नतीजा है कि लोगों में आज उत्साह है। जो ये फेस्टिवल जो है, इलेक्शन का फेस्टिवल में जो पार्टिसिपेशन हो रही है, कोई बंद कॉल नहीं है, कोई लेडीज को फतवा जारी नहीं हो रहा है कि आप वोट डालोगी तो शहीद कर दिए जाओगी। ये वही कश्मीर है जहाँ पे लेडीज को पार्लर जाने के लिए भी फतवा जारी होता था, और आज वो हमारी बहनें, माताएं और बुजुर्ग औरतें भी व्हील चेयर्स पे वोट डालने आ रही हैं। और ये सब मुमकिन तभी हुआ है जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट पिछली 10 साल की सरकारों ने जम्मू कश्मीर में एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए की है। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की 10 सालों में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन बाकी जो है वो सक्सेसफुल रहे, और लोगों का योगदान हमारी पैरामिलिट्री के साथ रहा जम्मू कश्मीर में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने में। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, और पाकिस्तान ने ये जो बयान दिया अभी आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा, वो इंडिकेट करता है कि उसके पास अभी भी कोई काम नहीं है। इतना इकोनॉमिकल रिसेशन और पॉलिटिकल रिसेशन होने के बावजूद सबसे बड़ी बात काज़मी साहब कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में उसकी कोई जगह है नहीं, हास्यास्पद बता रहा है वो कश्मीर के चुनाव को। आप ये सोचिए, पाकिस्तान जो खुद हाँ बोलिए सर, बोलिए। पूर्णिमा जी, 77 ईयर से कोई एक पाकिस्तान का इलेक्शन बता दीजिए मुझे, जो मुझे याद है 35-40 साल के करियर में जो जमहूरी कदरों पे हुआ हो। कोई ऐसी सरकार बता दीजिए जो लोगों ने चुनी हो। कोई ऐसी सरकार बता दीजिए 77 ईयर्स में जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो और लोगों ने उसका समर्थन किया हो। यहाँ आर्मी की देख रेख में इलेक्शन होती है, वहाँ आर्मी इंस्टॉल करती है सरकारें। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज। वहाँ जमहूरियत का पेड़ कभी लगा ही नहीं। मैं खुद 4-5 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ पाकिस्तान में, तो आई कैन बेटर टेल यू व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर। अलग थलग हो चुका है, और उसको कोई काम नहीं है जम्मू कश्मीर में इंटरफेरेंस करने का। उसको अथॉरिटी किसी ने नहीं दी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से या किसी और कंट्री से या चाइना से वो फतवा लेके नहीं आया कि जम्मू कश्मीर में इंटरफेयर करो, लेकिन वो करते रहते हैं। हाँ, ठीक है। हमारे साथ जगदीप जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जगदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है, फिर उसके बाद उमेश जी आपके पास और सोहित जी आपके पास भी आऊंगे, अनिरुद्ध जी आपका भी नंबर आएगा। लेकिन उससे पहले जगदीप जी ये बताइए कि क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस एंडोर्स कर रही है पाकिस्तान की सोच को, और ये यहाँ तो जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन वहां से भी फिर सीमा पार से बयान आ जाता है कि हम तो साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के चुनावी एजेंडे का। पूर्णिमा जी आपका आभार। देखिए, ये जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, मैं इस पर पलटकर आप ही से पूछ लेता हूँ, ये कह कौन रहा है और क्यों बार बार पाकिस्तान का हवाला देकर सियासत निरंतर करते चले जा रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं बात कर रहे ये बेरोजगारी और महंगाई पर? और कौन है वो लोग? पाकिस्तान से बैठकर अगर कोई मिस्टर ख्वाजा ये कह दे कि आर्टिकल 370 या 35A पे किस पार्टी का क्या स्टैंड है, वो कोई मैटर करता है? उसके कोई मायने हैं? और मैं पूछना चाहता हूं, आज पाकिस्तान की इतनी दुहाई दे रहे हैं, तो ये जरा बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ गलबैयां डालने का जो इनका अपना पिछला इतिहास रहा है, वो उस पर कोई बात करेगा फिर? देखिए, पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों को दुनिया जानती है, वो जग विदित है। यहाँ पर ये हमारे घर का मसला है, ये हम लोग देखेंगे कि इस पर हमने क्या करना है। लेकिन कोई बाहर का मुल्क आकर अगर हमारी चुनावी प्रक्रिया को किसी भी तरीके से हैम्पर करने की कोशिश करेगा, बहुत अच्छी बात बोली आपने ये वाली जगदीप जी, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, और मैं तो चाहती हूँ कि ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोले, ये बात पीडीपी भी बोले, और बिल्कुल कहे कि हमारे घर के मसले में किसी को घुसने का अधिकार नहीं है। और खासतौर से वो देश जो आतंकवाद से जूझ रहा है, जो आतंकवाद को पोषित कर रहा है, जो आतंकवाद को पैदा कर रहा है, जो आतंकवाद को पाल रहा है, और जो आतंकवाद को कश्मीर में भेजना चाहता है, जहां पर एक सरकार शांति और अमन लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान आना आप कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा करेगा ना कि भाई पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को क्या मतलब है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है, हम उनके साथ हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। पूर्णिमा जी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। देखिए, एक बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, पारे की मानित साफ है कि पाकिस्तान के इरादे क्या रहे हैं, किस तरीके से भारत में खलल डाला जाए, भारत की शांति और अमन को किस तरीके से प्रभावित किया जाए, उसकी हर चंद कोशिश वो करता रहा। और अभी सोहेल काजमी साहब बता रहे थे कि बात भी सही है कि पाकिस्तान का अपना जो जमहूरियत का रिकॉर्ड है वो क्या है, वो भी दुनिया जानती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो
एक तरह से इसको हवा बनाकर पेश किया जा रहा है, और खास तौर से मीडिया में जो इसकी चर्चा बार बार की जा रही है, मैं कहना चाहता हूं इससे बुनियादी मसले मसाइलों से ध्यान भटक रहा है। हम उनके इस बयान के मायनों को क्यों इतनी तरजीह दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। नहीं, हमसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि आपकी साथी पार्टियां दे रही हैं। जब बयानात आ जाते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, आइए, क्यों उनके पास वो चूड़ियां पहनकर बैठे हैं? क्या कौन बयान दे रहा है सर? और आप ही के नेताओं का नाम याद दिला दूं, आप ही के नेताओं का नाम याद दिलाऊं, किस किसने पाकिस्तान परस्ती अब उससे बातचीत की बात की है साहब? आपके सीनियर लीडर, सुनिए मेरी बात साहब, आप उंगली उठा लीजिए, आपको मीडिया पे उठानी है, किसी पर भी उठा लीजिए, जाके अपने नेताओं से भी तो बोलिए कि पाकिस्तान को लेकर और उसकी वकालत करने वाले बयान ना दें। आपके खुद के कांग्रेस के लीडर्स इस तरीके के बयान देते हैं। लूंगी आपसे मैथिल साहब, लूंगी, लेकिन वाजपेयी साहब ने क्या कहा था सर? 20 सेकंड फिर आप रुकते नहीं ना मैथिल साहब, ठीक है, बोलिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, मेरे कानों को बड़ा सुकून मिला कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि घर की लड़ाई है और हम घर में ही लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन ये मणिशंकर अय्यर को तो समझा देते, जो जाके पाकिस्तान में वोट मांग के आया था, ताकत मांगने गया था कि भैया मुझे तो नरेंद्र मोदी से लड़ने की ताकत दो, हमारे देश से नरेंद्र मोदी को हटा दो। क्या मणिशंकर अय्यर पे क्या कार्रवाई करी? एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान जो है वो कश्मीर के अंदर वो पाकिस्तान का एजेंडा था, आपने क्यों नहीं खत्म किया? दूसरी चीज, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की भाषा बोलता था उसको बैठाकर दमाद की तरह जो बिरयानी खिलाने का काम आप लोगों ने किया, तब आपकी ये बातें कहां चली गई थी? और अलीब गलीब सलीब करके जब कश्मीर में से हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, तब आप लोगों ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी या पैरों में मेहंदी लगा रखी थी? जरा यही बता दो। ठीक है, जल्दी से जगदीश जी 10 सेकंड दे रही हूं सर आपको, प्लीज जल्दी से। 10 सेकंड में पूर्णिमा जी आपको लगता है मैं क्लियर कर पाऊंगा? अच्छा 20 सेकंड ले लीजिए सर, बोलिए, बोलना तो शुरू करिए, 10 सेकंड इसी में निकल गए। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, इनको राजनीतिक विश्लेषक की जगह प्रवक्ता भाजपा कर ठीक है, सच्चाई बोल दी तो प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात सुनिए, सच्चाई बोल दी तो प्रॉब्लम हो गई। ध्यान से, एक विधान एक निशान, 2 संविधानों की बात करने वाले, एक विधान और या संविधान की बात करने वाले, आर्टिकल 370 पर बोलने वाले, जरा उसको अच्छे से पढ़ ले। अरे तुम पढ़ो पहले, तुम भारत के संविधान को पढ़ो, 370 छोड़ो, संविधान को पढ़ो। मुझे पढ़ना ही नहीं 370, जहां पर एक देश के अंदर 2 झंडा लगाने की बात की जाए, जहां पर 2 विधान की बात की जाए, जहां पर 2 प्रशासन की बात की जाए, बोलने से क्या हो जाएगा? मैं नहीं मानता ऐसे 370 को। उमेश जी जल्दी से, अरे मेरे टैक्स के पैसे से कश्मीर पलता है, ज्ञान दे रहे हो बैठ के। आप शोर मचा के क्या साबित करना चाहते हैं? अरे तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये नौटंकी करके ये बताओ ना। पाकिस्तान को तो एंडोर्स फिर बाकी लोग भी कर रहे हैं ना जगदीप जी, इसीलिए तो फिर बात होती है ना। अगर ये चिल्ला रहे हैं तो चिल्ला आप भी रहे हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हैं, तो चिल्ला तो हर कोई रहा है ना, तो कुछ फायदा आपका भी है, शायद कुछ फायदा इनका भी होगा। नहीं, दोनों का ही फायदा होगा ना साहब फिर तो, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर हर कोई कर रहा है ना, फिर सबका फायदा होगा। उमेश जी जल्दी से, आपको 30 सेकंड का साहब वक्त दे रही हूँ काउंटर के लिए, फिर उसके बाद मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा। उमेश जी देखिए, मैंने किसी को इंटरफेयर नहीं किया बीच में, और मैं चाहूंगा मुझे कोई 30 सेकंड साहब। ये जो आपके जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बने हुए हैं यहाँ पे, ये इज अ टेरिबली इग्नोरेंट मैन। ये जो चीखना चिल्लाना, ये छाती फाड़ना, यहाँ पे फैक्ट्स पे बात कीजिए। कह रहे हैं कि हिंदू जिनोसाइड हुआ तब कहाँ थे? को ये पता होना चाहिए कि बीजेपी सरकार सपोर्ट कर रही थी वीपी सिंह सरकार को, तब भी वो शांति बनाए रखी, तब भी वो चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे हिंदुओं का जो जेनोसाइड। उसके बाद 2019 के बाद लगातार हिंदूज मारे गए, नॉन लोकल्स मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हुए, बट इनकी ये 56 इंच का सीना और ये लाल आंख ये कुछ नहीं कर पाई, सिवाय कड़ी निंदा के इनके ट्वीट्स कुछ नहीं कर पाए। ये जो बात कर रहे हैं बीजेपी की, इनके होम मिनिस्टर साहब जम्मू आते हैं, वो आईआईटी को इनॉग्रेट करते हैं, लेकिन वहां से 100 मीटर की दूरी पे हिंदूज के माइग्रेंट कैंप्स है, वो आज तक कभी उनका जायजा लेने नहीं गए। ये जो ये सीना फाड़ के कह रहे हैं कि हम एक नेशनलिस्ट है, इनके कैंडिडेट्स की चॉइस देखिए कश्मीर में, इनके कैंडिडेट्स की चॉइस देखिए कश्मीर में। ये जो बात कर रहे हैं ना आज, देखिए इनके कैंडिडेट्स की, किन किन कैंडिडेट्स को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ये अपना रहे हैं। कैंडिडेट्स को देखिए, कुछ तो अभी जेल से छूटे यूएपीए के केस में, जिनको बेल दी गई है, इनकी छत्र छाया के अंडर उनको बेल दी गई जस्ट सिक्योर। इसका जवाब अनिरुद्ध जी देंगे। फेक नेशनलिज्म, ये जो अनिरुद्ध जी क्या जवाब देंगे? उनको तो एनसीपी में फर्क ही नहीं पता। आपने सवाल उठाया तो जवाब वही देंगे। पाकिस्तान के उनको तो पहले एनसी और एनसीपी में फर्क नहीं पता, वो तो एनसीपी रेफर कर रहे हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी, अपना जवाब रखिए। देखिए, अभी इन्होंने कहा, मैं ऐसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो मजबूरी है डिबेट में लेना पड़ता, अदरवाइज वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी ना लूं जो आतंकवादियों को सपोर्ट करती, पाकिस्तान परस्त और पाकिस्तान के पैसों के एक तरीके से पलती है। अगर यहीं बैठ के एक्सपोज करना हो तो एक्सपोज कर दो, अगर मुझे समय क्योंकि इतना नहीं है, नहीं तो बताऊं कि एनआईए की रिपोर्ट क्या है।
और क्या कहते हैं कितने जमीन घोटाला किया और कैसे किया, क्या क्या किया है, सारे पूरे पास काले चिट्ठे हैं। इलेक्शन पे बात चल दूसरी रही बात है, है पीढ़ी पे सुन लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोला आपने, आप इलेक्शन बिल्कुल पे डिस्टर्ब बात मत चल करिए। रही है, जमीन घोटाले पे नहीं। पाकिस्तान जमीन आप छोड़ दीजिए ना, जमीन आप घोटाले 2 पे मिनट का नहीं। वैसे डिबेट में नहीं बोल सकते। मैंने आपसे आप तो सीधे उससे सवाल बोल रहा पूछे, है। कहा PDP थे वाले ने क्या बोलते हैं, जब PDP कश्मीरी के पंडित मारे गए, प्रवक्ता बैठ कहा के थे बोलते हैं कि मोदी खत्म हो गया, मतलब सिक्योरिटी गजब फोर्सेस के पे लोग हैं अटैक ये हुआ। लोग। कहा मतलब थे आप प्रधानमंत्री मिनिस्टर मोदी जब को मार दो, 2019 खत्म कर दो, के बाद यही किलिंग्स लोगों की हुई। मानसिकता बन जमीन गई है। घोटाले पे आपने बात क्या की, जवाब डेवलपमेंट चाहिए किया? मुझे इस पे। आप बताओ ना, 2019 क्या के पहले कैंडिडेट सरकारें प्लेसमेंट है आपने आपका आपने जम्मू क्या कश्मीर विकास में? किया वहाँ पे? आप जमीन वहाँ घोटाले पे कहते पहुंच थे गए, आप मुझे PDP सवाल का के जवाब चुनाव नहीं दीजिए। करा पा रहे थे। Allegations लगा रहे हैं, वहाँ आप पे सवाल कहते का थे जवाब हुर्रियत को दीजिए। बिरयानी खिला रहे थे, कहा आप है बैठ आप- के यासीन आप- मलिक को आप पाल रहे थे 10 बच्चे के गोलियां तरीके मारने से। की बात कर रहे 1990 में हैं। वहाँ पे 2019 कश्मीरियों का के बाद संगार हो जाता है security forces मारे पंडितों का, गए। तब आपने क्या कौन सा किया डेवलपमेंट का काम किया, उनको विकास का आपने रिहेबिलिटेशन का काम मेजर्स, किया? आप वहाँ पे लोगों को रिजर्वेशन नहीं दे पाए, ओबीसी आरक्षण नहीं दे पा रहे थे। आप कॉन्टिन्यूस बोलते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस बोलते, अपने टाइम में करना ये चाहते हैं पाकिस्तानी हो। 56 इंच मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग आतंकवादियों का सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पड़ने वाले हो। यही आप लोगों की मानसिकता है, यही मेंटेलिटी है। बड़ा दर्द लगता है। तभी उमेश जी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला उमेश जी, क्यों आप पाकिस्तान चाहते की तारीफ करते थे, हैं? उमेश जी पाकिस्तान आप की चाहते बुराई क्यों थे कि करते हैं? आप जब बोले तो उस बीच में कोई ना बोले, तो वैसा बाकी मेहमान भी सच आएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, फिर तो आप भी सारे मुद्दे, आप भी बहुत सारे मुद्दे लेकर आ रहे हैं ना, तो वो भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। अनिरुद्ध जी, ये स्पेशल प्रिविलेज चाहते हैं, स्पेशल प्रिविलेज पाकिस्तान में मिलेगा, वहां आप जाइए, उनको फारूक अब्दुल्ला जी को लेके वहां मिलेगा। नहीं, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे वो, क्यों जाएंगे वो, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे वो, भारतीय वासी है वो, क्यों जाएंगे? के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में आप ये जान लीजिए, अब्दुल्ला सीनियर सिटीजन का प्रिविलेज नहीं पाएंगे, ऑर्डिनरी सिटीजन, कॉमन सिटीजन के तरीके से रहना रहिए। उमेश जी बीच में नहीं प्लीज सर। उमेश जी कॉन्टिन्यूस डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए, 30 सेकंड से ऊपर नहीं दे पाऊंगी अनिरुद्ध जी। पहले आप बताइए कौन सा बीडीसी डीडीसी पंचायत का चुनाव हुआ, आप देखिए 2019 के बाद वहां का क्या विकास होता है। इनकम सेक्टर में डबल 16% का ग्रोथ होता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। मिलिटेंसी को लेकर जो बार बार हिंदुओं को लेकर कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित को रेवलेशन के लिए क्या काम किया, पीओके से आए हुए विस्थापितों के लिए क्या काम किया, उनको रिजर्वेशन का कोई राइट आपने दिया था? गुजर बक्करवाल पहाड़ियों के लिए आपने क्या किया? ओबीसी का पहली बार रिजर्वेशन वहां पे हुआ, महिलाओं को रिजर्वेशन आप नहीं देते। आप बात कर रहे हैं जब आपको शर्म नहीं आती, सिंधु बेटी के बारे में जिसको क्या कहते हैं, रेप करके उसको आरी से 2 टुकड़ा कर दिया गया था, तब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ बिल में छुपे बैठे थे? एक कश्मीरी छुपे बैठे थे। आपको शर्म नहीं आती, पाकिस्तान पर करते आप भी बैठे होंगे उसी में। शर्म करो, अपने आप को अगर हिंदू कहते हो तो शर्म करो। मुझे बताइए, एक दूसरी चीज आप बार बार बोलते हो कि वहाँ पे इस तरीके से यासीन मलिक नहीं, ठीक है, ये कश्मीरी पंडित की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, आपको रोकूंगी प्लीज, ये इंडिविजुअल आप लोग मत करिए। उमेश जी, आपको बहुत देर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बीच में मत बोलिए, समय बहुत सीमित होता है। फिर आप सब लोग ऐसे कर लीजिए और उसके बाद डिबेट को मैं थैंक यू कह दूंगी। आप लोग अपने घर, सब अपने घर। नहीं तो आपने हब्बा कदल की बात की क्या? वहां पर पॉपुलेशन कैसे घटी उसकी बात की क्या आपने बात की? पहले उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता था, आज की तारीख में कैसा? आपने हब्बा कदल की बात की? आपने कब कश्मीरी पंडितों की बात कर ली, ये बताइए मुझे। आपने कब कश्मीरी पंडितों की बात कर ली? आपने कश्मीरी पंडितों की कब बात की? आप इनसे सवाल उठाइए, मेरी बात सुनिए। उमेश जी, मैं ये कह रही हूं कि पॉइंट्स पर बात करिए ना। वो बोलेंगे इधर से, आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, मत करिए ऐसे सर, समय नहीं होता है उतना। अरे ठीक है साहब, रुकिए प्लीज। सब झूठे हैं, सब सच्चे, सब झूठे हैं, और कश्मीर की जनता ही बेवकूफ है, आप ये कह लीजिए सीधे सीधे। सोहित जी जल्दी से अपनी बात रखेंगे, फिर एक जल्दी से कमेंट सोहेल काजमी जी और मैथिल साहब आपसे लेने की कोशिश करूंगी मैं। 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे सोहेल जी के लिए, सोहित जी के लिए। जिस तरह से अनिरुद्ध जी ये बात रख रहे हैं, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं, आप नाम लेना नहीं चाहते। अरे इन्हीं लोगों के साथ तो आप लोगों ने हुकूमत बनाई है, एनसी के साथ आप लोगों ने हुकूमत बनाई, केंद्र में उमर अब्दुल्ला को आपने मंत्री बनाया, पीडीपी के साथ आप लोगों ने हुकूमत बनाई। आज इन्हीं नामों से आपको वो होने लगा है। आपका यही दोहरा चित्र है जो पूरे भारत को हम दिखाना चाहते हैं कि ये लोग किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। मैं दूसरी बात सुहेल काजमी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि सुहेल काजमी साहब, जम्मू कश्मीर की जनता को इस तरह से, काजमी साहब 10 सेकंड दे रही हूँ साहब, काजमी साहब 10 सेकंड दे रही हूँ, मैथिल साहब आपको भी सिर्फ 10 सेकंड दे पाऊंगी। काजमी साहब जल्दी से 10 सेकंड मुझे बताओ, कहाँ पे जम्मू में काजमी जी 10 सेकंड करने के लिए मिला?
देखिए पूर्णिमा जी, बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि उनके रिप्रेजेंटेटिव इतने अच्छे माहौल में, इतनी अच्छी फिजा जो जम्मू कश्मीर में बन रही है, उसको फिर नजर लगाने की कोशिश करते हैं और जम्मू कश्मीर की एस्पायरेशंस, लोगों की एस्पायरेशंस में फिर दखल अंदाजी करते हैं। मैं अफसोस जाहिर करता हूँ। 10 सेकंड से देखिए, अभी एक प्रोपोगंडा रचा गया इन 10 सेकंड में सर, छोटा दोनों रखिए ना पार्टियों के नेताओं के द्वारा कि भैया कश्मीर के अंदर जब जेनोसाइड हुआ तो उस समय में बीजेपी की सरकार थी, इनको बता देना चाहता हूं, समर्थक सरकार थी, इनको बता देना चाहता हूं 6 महीने पहले आई थी और 6 महीने से पहले कांग्रेस की सरकार थी जिन लोगों के माध्यम से कश्मीर के अंदर लगातार जेनोसाइड हुआ। और एक और बात सुनो मेरी बात, अपने अपने डीएनए टेस्ट करा लेना, सबके पाकिस्तान में निकलेंगे।